हमें तो वो कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम तो था। मैं थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहता हूँ कि हमें तो अपनों ने कूटा यानी बिल्कुल, ये भी कह सकते हो हर्षद आप, कूटने वाली संस्कृति टीएमसी की संस्कृति रही है, राजनीतिक संस्कृति का एक हिस्सा रहा, उसका कल्चर का हिस्सा रहा है, और आज वो उन पर ही, उन्हीं को, अपनों को ही कूटती हुई नजर आ रही है। कल्याण बनर्जी का देखो, आपने वीडियो देखा होगा, अगर चोट लगती तो क्या आदमी मोबाइल पर बात करता हुआ दिखाई दिया? अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी को बोला था, उनको लग रहा था कि वो जीत जाएंगे, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आया था, वोटिंग हुई थी, तो जो सोर्स का दावा है, सोर्स के दावे को अगर मैं सही मानूं तो अभिषेक बनर्जी थे जिन्होंने ममता बनर्जी को कहा कि आप 1 मिनट तक आंख बंद करके बैठना, फिर देखना मैं क्या करूँगा। कि आपके घर में ईंट कहाँ से आएगी, सीमेंट कहाँ से आएगा, और मिस्त्री कौन होगा, ठेकेदार कौन होगा, वो क्लब सिंडिकेट तय करेगा। आपको अधिकार नहीं अपने घर में कुछ भी लगाने का। सरकार के आपने रोड पर टोल बूथ देखे होंगे, वहाँ पर उन गुंडों के पर्सनल टोल बूथ होते थे कि रात को ज़्यादातर अटैक होते थे, आग लगाई जाती थी, मार दिए जाते थे, फांसी पर लटका दिए जाते थे। और अब तो जो वीडियो आ रहे हैं कि अभी जो सरकार ने एक्शन अच्छी तरह से लिया नहीं है, सख्त एक्शन, अब कुछ वीडियो ऐसे भी आए हैं जिसमें उनको उम्मीद है कि फिर से ममता सरकार आएगी तो फिर से वापस आ जाएगी। नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं हर्षित जोशी और मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी यतेंद्र शर्मा। अभिषेक बनर्जी अपने कार्यकर्ता के यहाँ पर जाते हैं और उनके ऊपर अंडे फेंके जाते हैं, कई लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं। बंगाल के अंदर ये घटना होती है, उसके बाद ममता बनर्जी वापस अपने पुराने तेवर में आ जाती है, कह देती है कि अपने मेरे भतीजे के ऊपर हमला हुआ है, और कई आपको बयान देखने को मिलेंगे राजनीतिक की बंगाल फिर से इस तरह से देखा जा रहा है जहाँ पर लड़ाई झगड़े सामने आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल एक के बाद एक घटनाएं आ रही हैं। अभिषेक बनर्जी के साथ जिस तरह से हाथापाई हुई, कल्याण बनर्जी के साथ हाथापाई हुई, और दूसरे भी टीएमसी जो नेता हैं टीएमसी के, उनके साथ जिस तरह से उनका घेराव किया जा रहा है, उनके साथ हाथापाई की स्थिति सामने आ रही है। अगर लोकतांत्रिक तरीके से देखें, लोकतांत्रिक मूल्यों में इसकी किसी भी तरह से इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें तो इसकी निंदा की जाए, क्योंकि कल्चर जिस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि कल्चर पनपा कैसे, किसने पनपाया, क्यों पनपाया, कि राजनीतिक नेताओं के खिलाफ इस तरह की हिंसा पश्चिम बंगाल से क्यों सामने आती है? क्योंकि जब ममता सरकार का जब राज था, तब चाहे खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ की घटना आप देखिए, मुझे लगता है जहाँ तक मैं भी उस चुनाव में था, 10 दिसंबर 2020 की घटना है, अगर मैं डेट नहीं भूल रहा हूँ। उनके साथ तो Z+ सिक्योरिटी थी, उनके काफिले पर किस तरह से पत्थर मार मार के हमला किया गया, उनके शीशे तोड़ दिए गए। अगर सिक्योरिटी ना होती तो पता नहीं उनके साथ क्या होता। और उसमें दिलीप घोष थे उनके साथ, और कैलाश विजयवर्गीय जो उस वक्त वहाँ के चुनाव प्रभारी बनाए गए थे, उनके तो हाथ में चोट आई, ब्लड निकला। तो ये उस संस्कृति को हवा किसने दी? उससे पहले भी लेफ्ट का राज्य था, उस राज्य में भी कई घटनाएं हुई। हाँ, और ये राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह से घटनाएं होती हैं, मुर्मू थे जो सांसद बीजेपी के, उनके साथ तो आपने तस्वीरें देखी होंगी, वीडियो देखा होगा, खून से लथपथ कर दिया था। वो तो एक राहत सामग्री बांटने गए थे प्रभावित क्षेत्र में, और कैसे भीड़ ने हिंसा का सहारा लिया। तो हिंसा किसी के भी साथ हो, उसको सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ये लोकतांत्रिक मूल्य इसको किसी भी तरह से सहमति नहीं दे सकते हैं, और समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये है कि ये किसके राज में शुरू हुआ, उसी वक्त क्यों कार्रवाई शुरू नहीं की गई, क्यों कानून का डंडा नहीं चलाया गया? तो ऐसी जो मनोवृत्ति वाले लोग हैं उसमें उनको एक कड़ा संदेश तभी से जाता। लेकिन इन पर विचार करने की ज़रूरत है। हमें देखना होगा कि इसको शह किसने दी, और आज वो खुद जिसने शह दी, आज वो खुद उसके चंगुल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उससे पीड़ित नजर आ रहे हैं। आपने जो बोला जिसने शह दी और वो खुद उस चंगुल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, कई ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो, कई कमेंट आ रहे हैं, जैसा बोया वैसा ही पाओगे। मतलब इस तरह के कमेंट लोग लिख रहे हैं कि मतलब जिस तरह की, मतलब आप देख रहे थे जिस तरह से बंगाल के अंदर जो 5-10 साल के अंदर जो हालात थे, लगातार हिंसा होना, चाहे वो नेताओं के साथ होना, चाहे कार्यकर्ताओं के साथ होना, चाहे आम लोगों के साथ होना। कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि बंगाल त्रस्त था, जिसने करा उनके साथ वैसा हो रहा है। तो इस तरह के जो कमेंट्स है वो लगातार सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, मतलब कुछ पॉजिटिव कह रहे हैं, कुछ नेगेटिव। हालांकि जो हिंसा हुई है, मतलब जो उनके साथ
जो दुर्व्यवहार हुआ है वो तो गलत है, अंडे फेंकना, चप्पलों से मारना, और देखा होगा किस तरह से हेलमेट पहनकर उन्होंने अपने आप के सिर को बचाया था। तो जो इस तरह के दृश्य हैं बंगाल में लगातार देखे जाते हैं, तो इस तरह के दृश्य कब थमेंगे बंगाल में? अब तो चुनाव भी तो जो आप कह रहे हो ना, बिल्कुल सोशल मीडिया तो पट गया है अभिषेक बनर्जी पर, जिस तरह से अंडों से हमला हुआ। कई लोगों ने तो मीम बनाए हैं उसके कि ऑमलेट बन गया, प्रोटीन अटैक है ये, मतलब प्रोटीन मिल रहा है अभिषेक को। किसी ने कहा कि अंडों की जगह डंडों से स्वागत होना चाहिए इनका। कई जगह आ रहा है कि ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, न्यूटन का। तो ये इस तरह के मीम हैं। तो ये अभिषेक बनर्जी वही हैं जो, अगर गलत नहीं हूँ, जो सोर्सेस ने उस वक्त दावा किया, मैंने एक शो में भी बोला था अपने में, पंचायत विद रिपोर्टर्स में, कि चुनाव की वोटिंग के बाद अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी को बोला था, उनको लग रहा था कि वो जीत जाएंगे, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आया था वोटिंग हुई थी। तो जो सोर्स का दावा है, सोर्स के दावे को अगर मैं सही मानूं तो अभिषेक बनर्जी थे जिन्होंने ममता बनर्जी को कहा कि आप 1 मिनट तक आंख बंद करके बैठना, फिर देखना मैं क्या करूंगा। क्योंकि उनका जो इशारा था, जो उनका मैसेज था, वो ये था कि जिन्होंने भी बीजेपी को वोट दिया है वो वही हाल करेंगे जो 2020-21 में चुनाव के बाद हिंसा हुई थी। आपने देखा संदेश खाली में क्या हुआ, किस तरह से महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया। आपने देखा वीरभूमि में किस तरह से एक टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या के बाद आगजनी कर दी गई और आग में 7 से 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया। तब उस ममता सरकार ने क्यों तब एक्शन नहीं लिया? और ऐसे कई किस्से हैं, चाहे वो राजू बिष्टा हो, चाहे खगेन मुर्मू हो, चाहे वो शंकर घोष हो, चाहे वो दिलीप घोष हो, चाहे वो सुकांता मजूमदार हो, चाहे वो शुभेंदु जो अब मुख्यमंत्री हैं, शुभेंदु अधिकारी, उनके ऊपर तो एक बार नहीं कई बार पीए की हत्या तो चलो चुनाव के बाद है, लेकिन उससे पहले जब ममता सरकार थी उसमें किस तरह से इन लोगों के ऊपर अटैक हुए। साजिशन बिल्कुल इस तरह के अटैक थे कि हत्या करने की साजिश थी। जो आरोप लगाए गए, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन वो वीडियो अगर उस वक्त के उनके अटैक के देखेंगे तो ममता सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, यानी कि उनकी शह थी अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने की, अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने की, कुचलने की। और आज वही भीड़ उनके साथ करती हुई नजर आ रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, भीड़ द्वारा किसी भी हिंसा को हम किसी भी हालत में सही नहीं ठहराएंगे और न ठहराना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि ये मनोवृत्ति, ये जो संस्कृति है हिंसा की, ये किसने पनपने दी? कौन इसके पीछे कौन था? एक ये इस तरह के जो टीएमसी हैं, चाहे वो ममता बनर्जी, इस तरह के आरोप लगा रही कि जो जिन्होंने अटैक किया वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। एक तरफ कह रहे हैं कि आम लोगों का आक्रोश था। तो कौन लोग थे जिन्होंने अभिषेक बनर्जी पर हमला किया? देखिए वही अभिषेक बनर्जी पर कौन लोग हैं और जो पकड़े गए लोग हैं वो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास उसका नाम भी आया। मैं 1 मिनट आपसे लूँगा। जो अभी पुलिस जांच में जो आया है, बड़ा ट्विस्ट है। जो 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं अभिषेक बनर्जी के जो ऊपर अटैक किया है, वो कौन लोग थे? जो पुलिस जांच में आया है वो टीएमसी की पूर्व सांसद हैं लवली मेत्रा। उनके करीबी सहयोगी, ये बड़ा खुलासा हुआ है टीएमसी के। तो इससे ये निकल रहा है कि ये कहीं टीएमसी के अंदर की तो कलह नहीं है, जो अब मौका मिलते ही एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रही है और राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। और आरोप बीजेपी पर जरूर लगाए, जांच होनी चाहिए। लेकिन अभी जो मेरे पास जो जानकारी है, जो सोर्स बता रहे हैं, वो दावा यही कर रहे हैं कि जो पूर्व टीएमसी की विधायक के सहयोगी हैं 6 के 6 लोग, ये पुलिस जांच में खुला। वीडियो को देखेंगे, मैं उसको सही नहीं ठहरा रहा। मैं फिर कह रहा हूँ, भीड़ ने जो किया वो गलत किया, लेकिन ड्रामा देखिए, ये नौटंकी है, ये ड्रामा है, राजनीतिक ड्रामा, कि छोटा सा उनके किसी ने मारा। मारने वाले को खैर जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वो तुरंत जमीन पर गिर जाते हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। फिर कहते हैं कि ब्लड निकल आया, कहीं भी किसी भी फुटेज में ब्लड निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और वो ऐसे हाथ पकड़े हुए हैं और एक दूसरे फ़ोन पर मोबाइल। अगर चोट लगती तो क्या आदमी मोबाइल पर बात करता हुआ दिखाई दिया? मैं तो चाहूँगा जब आप ये हमारा ये पॉडकास्ट रिलीज हो तो उसमें उस वीडियो को जरूर दिखाएं जिसमें वो गिरे हुए दिखाई। সব টিমের সাইজ আর সব টিমের কালার এক। বিজেপি এটা নিয়ে করেছে, শ্রমিক পর্যায়ে বাজারে একটা চালু করার চেষ্টা করছে। दे रहे हैं और मोबाइल पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये साफ तौर पर राजनीतिक ड्रामेबाजी है। और ये एक इसमें टीएमसी के जो कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई, ये भी एक खुलासा कर रहा हूँ,
उसमें ये बातचीत हुई, वो ये कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी पूरी फुटेज खा रहे थे मीडिया की और पूरा फोकस उन पर चला गया, वो पीड़ित नजर आ रहे हैं। तो कल्याण बनर्जी ने अपने ऊपर फोकस लेने की कोशिश की और खुद को ज़्यादा प्रताड़ित हुआ, वो गिर गए, छोटे से उसमें हमले में वो गिर गए और मोबाइल हाथ से नहीं छूट रहा है। अच्छा, टीएमसी की पूरी रेस चल रही है, हाँ, चाहे वो कि कौन पीड़ित, कौन बड़ा पीड़ित पीड़ित रहा है, आपस में ही रेस चल रही, कौन ज्यादा फुटेज खाएगा। अब देखो वीडियो देखकर तो यही आ रहा है, हालांकि पुलिस जांच में क्या होगा वो बाद में पता चलेगा, लेकिन वीडियो देखने से पता चल रहा है। लेकिन हम थोड़ी और गंभीरता पे आते हैं कि आप देखते होंगे जिस तरह से आम जनता है, एक नेता को खरोच लग जाती है तो पूरा कहता है ना मीडिया फुटेज हो जाता है, थोड़ी सी खरोच हो गई, किसी के ऊपर अंडा फेंक दिया। लेकिन बंगाल के अंदर लगातार हिंसा चलती रही, लोगों की हत्याएं होती रही, उस टाइम वो दर्द कहाँ चला गया था? वहाँ पे तो मार दिया जाता था ना, ये तो ठीक है मीडियाबाजी हो रही है, फोन पे लग रही है, फोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन जो असली दर्द है जनता वोट का, नहीं देता था, वो वही बता रहा हूं, जो वोट नहीं देता था या जो टीएमसी के खिलाफ जाता था, कई सारे आप सबूत मतलब तथ्य देखिए, फैक्ट देखिए, उनकी लाश पेड़ पर लटकी हुई मिलती थी, उनके घर जला दिए जाते थे, कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति होती थी, कभी भी क्योंकि जलाने वाले टीएमसी के कार्यकर्ता होते थे, राजनीतिक संरक्षण उनको होता था, कभी भी कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको एक बेहतरीन दिलचस्प किस्सा बताता हूँ, लोगों में गुस्सा क्यों है। मैं जब वो ये चुनाव कवर कर रहा था तो मुझे एक जगह पर मैं जहाँ लाइव चल रहा था मेरा, उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ एक चाय की दुकान के पास कुछ 6-7 बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे, बुजुर्ग मतलब होंगे वो 60-70 साल से ऊपर के, बड़े खुश नज़र आ रहे थे, चेहरे पर चमक थी। तो एक जो करीबन 70 साल से ऊपर के थे वो बड़े उससे बता रहे थे कि मैं पहली बार वोट डालने जाऊंगा। एक 18 साल के वोटर की जो पहली बार एक चमक होती है ना पहली बार वोट डालने की, वो उनके चेहरे पर दिखाई दी। तो मुझ पर रुका नहीं गया, मैंने उनसे पूछा कि आप पहली बार क्यों वोट डालेंगे? तो बोले मेरा वोट डलता था, लेकिन मैं नहीं डालता था, वो टीएमसी के गुंडे जाकर डालते थे। मुझे आज पहली बार मौका मिल रहा है, मैं अपने जीवन का पहला वोट डालूंगा। तो आप समझ सकते हो हर्षित, जो 70 साल में पहली बार वोट डालने जा रहा है, उनके साथ क्या बीतती होगी। ये होता था वोटिंग वाले दिन, टीएमसी के लोग बैठ जाते थे, जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग है, जितनी भी सोसाइटी है, उनके गेट पर ताला लग जाता था, कहता कि आपका वोट पड़ गया, कोई वोट डालने की जरूरत नहीं है। कोई कहता था कि जी हम तो टीएमसी को वोट डालने जा रहे हैं, तो टीएमसी को डालने जा रहे हो ना, तो और अच्छा हम डाल देंगे, जाओ, डल गया आपका वोट। ये था ममता राज का सच। अगर ये सच सामने आया, बंगाल में भी गए हैं, काफी आपने चुनाव के दौरान कवर भी किया है, वहाँ पर एक क्लब सिस्टम भी होता है, मैंने सुना है वहाँ पर, उसके बारे में थोड़ा जनता को बताइए। क्लब सिस्टम ये है, उसके अंदर मेरे को किसी बंगाल के ही मिलने वाले थे, उन्होंने बताया था कि मेरे घर में निर्माण हो रहा था, तो क्लब के लोग आए, रोक दिया गया कि हमें 4-5 लाख रुपए दीजिए और यहाँ से सीमेंट लीजिए, रेत लीजिए। तो इस तरह का कोई सिस्टम है, कोई चलता है वहाँ? जो मैंने देखा है, हाँ बिल्कुल, जो मैंने देखा, हर मोहल्ले में एक सिंडिकेट होता है, सिंडिकेट क्लब कल्चर या सिंडिकेट कल्चर, ये वो मतलब 8-10-15 लोग वहाँ के जो टीएमसी के वर्कर होते हैं, उनको संरक्षण होता है, राजनीतिक संरक्षण। ये पहले से चला रहा है कम्युनिस्ट के टाइम से या कम्युनिस्ट के समय से चला आ रहा है, और उसको टीएमसी कल्चर ने उसको फॉलो किया। अच्छा, फॉलो किया, उसको पूरा कवर दिया। अच्छा। और उसमें ये होता है कि जैसे कॉलोनी है या मोहल्ला है, उसमें उन लोगों का क्लब होता है, जिसे सिंडिकेट बोलते हैं, क्लब बोलते हैं। वो लोग तय करेंगे, अगर आपको अपने घर में कोई काम कराना, एक ईंट भी लगानी है, तो आप ऐसे नहीं लगा सकते। ज़्यादातर होता क्या कि आप कोई मिस्त्री करेंगे या मजदूर करेंगे या किसी कंपनी को या ठेकेदार को ठेका दे देंगे, लेकिन वो लोग तय करेंगे कि आपके घर में ईंट कहाँ से आएगी, सीमेंट कहाँ से आएगा, और मिस्त्री कौन होगा, ठेकेदार कौन होगा, वो क्लब सिंडिकेट तय करेगा। आपको अधिकार नहीं अपने घर में कुछ भी लगाने का। और उसके बाद उनका कट मनी यानी कि उनका जो दलाली होगी, जो पैसा होगा, एक परसेंटेज, जितना भी परसेंटेज होगा वो उनको देना पड़ेगा। उसके अलावा भी सामान कहाँ से आएगा, उसमें मिस्त्री कहाँ के लगेंगे या मजदूर कहाँ के लगेंगे, वो लोग तय करेंगे। ये तो एक निर्माण कार्य की बात होगी, मतलब हर किसी में, कंपनी भी आपको खोलनी है, जिस भी इलाके में खुलेगी, तो परेशान होते होंगे यार, हमारा तो काम अगर आपको सरकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया किसी भी कंपनी को, तो वो वहाँ का जो लोकल सिंडिकेट होगा उसको कट मनी आपको देनी पड़ेगी। और तो छोड़िए, सरकार के आपने रोड पर टोल बूथ देखे होंगे, वहाँ पर उन गुंडों के पर्सनल टोल बूथ होते थे। अच्छा, एक रोड पर 3-3, 4-4, 1-1, 2-2 किलोमीटर के अंदर पर्सनल टोल बूथ के यहाँ से निकलना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। आपने तो ये था टीएमसी कल्चर। हमने तो देखा, लेकिन मीडिया वालों को तो इतना नहीं करते थे। लेकिन 2 जगह हमको रोका गया कि नहीं, मीडिया से हो तो क्या होगा, आपको देना पड़ेगा। दिया फिर आप? हाँ, क्या करोगे आपको, जब उनको पुलिस का संरक्षण, राज्य का संरक्षण है, तो वो देना ही पड़ेगा। और अभी भी चल रहे हैं, हालांकि अभी शायद जो सुनने में आ रहा है कि कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ जगह है। तो ये तो लोगों का जो बिल्कुल व्यक्ति ने खुद ही अपना, मैं वही बता रहा हूँ ना, लोगों का कल्चर ही ऐसा है। लोग उस कल्चर से इतना ऊब चुके थे, अब उन्हें एक आज़ादी मिली है, जो मैं बार बार अपने हर डिबेट में कहता हूँ कि बंगाल को सच में आज़ादी मिली है, और वो गुस्सा है उनके प्रति
कि उनको दबाकर कुचल कर रखा गया। मैं आपको एक और बता तो रहा हूँ, बीजेपी की सरकार नहीं बनी, आज़ादी में थी ये बंगाल में। बिल्कुल लोगों की नज़र में, लोगों की बातों में तो यही है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। जब 2021 में जब चुनाव के बाद हिंसा हुई, तो खासकर बीजेपी के और जो उनकी दूसरी पार्टियां थी, उनके जो कार्यकर्ता थे, उनको निशाना बनाया गया। बीजेपी के जितने भी कोलकाता के जो बीजेपी ऑफिस था, उसकी छतें भरी हुई थी और कई कई महीनों तक वो लोग अपने घर नहीं जा पाए थे। 6-6 महीने तक छत पर रहते थे, कार्यालय के रूम में भी नहीं रहते थे कि कब आकर अटैक हो जाए। छतों पर ऐसे लेटे रहते थे डर की वजह से, रात को जाकर, कि रात को ज़्यादातर अटैक होते थे, आग लगाई जाती थी, मार दिए जाते थे, फांसी पर लटका दिए जाते थे। तो छतों पर, वहाँ के आप लोगों से पूछिए, लोकल लोगों से, वो बताएंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता कैसे छुप के रहते थे छतों पर। ये सच है और वो अब गुस्सा लोगों पर निकल रहा है। हालांकि मैं उस गुस्से को बिल्कुल भी जायज़ नहीं ठहराऊंगा। कानून को अपना काम करना चाहिए, जो भी दोषी हैं। लेकिन जो ये खुलासा हुआ कि वो तो टीएमसी के लोग हैं, तो ये भी इस एंगल से भी एक जांच होनी चाहिए। और बीजेपी के नेता बात भी कर रहे हैं कि बीजेपी पर आरोप लगाने से पहले जांच हो इस एंगल से भी कि सच में टीएमसी के लोग ही तो अपने ऊपर नहीं करवा रहे, एक माहौल बनाने के लिए। बोला ना बीजेपी के लोग छतों पे सो करते थे, मतलब वो अंधेरी रात में खौफनाक। एक शायरी याद आई है मुझे जी, कि कितना खौफ होता है इन शाम के अंधेरों में, पूछ उन परिंदों से जिनके मकान नहीं होते। जिनके मकान अब उनके मकान, मतलब जो वोट रोते थे वो लोग, रोते थे कार्यकर्ता। एक तरह से रहते थे, मकान तो थे नहीं उनके, छुप छुप के रहते थे वो। उनके घर वाले भी कहते थे कि बेटा घर पर मत आना, नहीं तो अगली सुबह देख नहीं पाएगा। सच्चाई ये थी। तो वहाँ पे पत्रकार भी परेशान थे। अब मिलोगे काफी लोकल पत्रकारों से वहाँ पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी जो पत्रकार कोई भी गलत खबर, उनके अगेंस्ट खबर दिखाता था, उनको गलत लगती थी, लेकिन वो खबर सही होती थी तुरंत एफआईआर होती थी। हमारी खुद की कोलकाता की जो ब्यूरो देखती हैं, कोमोलिका, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, उनके खिलाफ शक्ल दिखाने पे। के दौरान वो तो आम बात है, वो तो आम बात थी। लेकिन इस बार नज़ारा बदला हुआ मिला, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस की सख्ती थी, तो काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिला। जो पुलिस सुनने को तैयार नहीं होती थी, वो पुलिस प्रेशर में थी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए वो मजबूर हुई। एक बड़ा बदलाव था और ये शायद यही कारण है कि उस बदलाव को देखने का मौका मिला। और क्या क्या लगा कि अब जब आप बंगाल गए थे, और क्या क्या देखा? ठीक है, हमने क्लब की बात करी है, टोल वाली बात करी, और क्या क्या चीज़ें जहाँ पर स्थानीय नागरिक? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, स्थानीय नागरिक तो हर तरह से प्रताड़ित था। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस क्या कर रही थी वहाँ पे? राजनीतिक संरक्षण, प्रेशर रहता था, तो पुलिस तो भैया जिसकी सरकार है उसी के हिसाब से चलेगी। वहाँ कानून का राज नहीं था, वहाँ ममता का राज था, वहाँ अभिषेक का राज था। तो और आज जो जनता सड़कों पर उतर रही है ना, जो आप दिखा रहे हो कि मारपीट हो रही है उन लोगों के साथ, वो अति हो गई थी, वो उनका गुस्सा निकल रहा है। लेकिन गुस्सा इस तरह से ना निकले। मैं तो यही अपील करूँगा, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करें, वही हमारा कल्चर है, इस देश का कल्चर है, उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि इस तरह से हिंसा करनी चाहिए। एक दो बात और हुई थी अपने, जब महामहिम राष्ट्रपति जब बंगाल दौरे पर गई थी, वो भी काफ़ी नाराज़ दिखी थी। एक बार पीएम मोदी भी गए थे बंगाल, तो उन्हें भी रिसीव करने मुख्य सचिव नहीं आते शायद, अगर जहाँ तक मैं सही हूँ। बिल्कुल। और ये तो एक यही हो गया था कि जो भी केंद्र से आएगा उसको जो प्रॉपर प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता था। कायदे से तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि महामहिम है, देश की राष्ट्रपति हैं। अगर उनको या प्रोटोकॉल के थ्रू सम्मान, प्रोटोकॉल के माध्यम से सम्मान नहीं दोगे तो फिर किसको दोगे? लेकिन ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती थी, खाना पूर्ति होती थी। ये तो मैं एक बड़े पुलिस ऑफिसर से मिला उस दौरान, जिस इलाके में वो गई थी, वहाँ के पुलिस ऑफिसर थे। तो उनसे बात हुई, उन्होंने भी माना ऑफ कैमरा कि नहीं, वहाँ के डीएम और जो कमिश्नर थे उन्होंने गलत किया। हालांकि उनको हटा दिया गया, उसकी जगह ही वो आए थे वहाँ पर, उनकी तैनाती हुई थी। लेकिन बातों से लगा कि सब कुछ सरकार के ही उससे होता है। बिल्कुल, तानाशाही। हाँ, तानाशाही थी पूरी। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से बांग्लादेशी की बात काफ़ी आती है, बांग्लादेश, अब बात शुरू हुई थी अभिषेक बनर्जी से, हमने तो पूरी बंगाल को खंगाल लिया, पर एक आखिरी बात, क्योंकि वो ना रह जाए, बांग्लादेशी जो आए हैं अवैध, उनका क्या होगा? अब तो आप देखिए ना, कई सारे वीडियो आ रहे हैं कि बिना कुछ किए खुद ही छोड़ के भाग रहे हैं। आपको दिखे वहाँ पर बांग्लादेश? हाँ, काफ़ी। आप बॉर्डर इलाकों में जाइए, काफ़ी सारे बांग्लादेशी मिलेंगे, होटल रेस्टोरेंट्स में और रेलवे स्टेशन के आसपास देखोगे तो बहुत सारे अवैध घुसपैठिए मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत सारे फर्जी बने हुए थे। उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अगर आधार कार्ड बना लिया है उसने, तो जाहिर है कि वो नहीं, तो आया ना, एसआईआर इसी वजह से चलाया गया था और बहुत सारे उसमें आइडेंटिफाइड किए गए। और अब तो जो वीडियो आ रहे हैं कि अभी जो सरकार ने एक्शन अच्छी तरह से लिया नहीं है, सख्त एक्शन, वो पहले से ही अब बॉर्डर छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन हाँ, अब कुछ वीडियो ऐसे भी आए हैं जिसमें उनको उम्मीद है कि फिर से ममता सरकार आएगी तो फिर से वापस आ जाएंगे। उनकी उम्मीदें देखिए, उम्मीदें भी किससे? ममता से, ममता बनर्जी से, क्योंकि उनकी तो कह सकते हैं उनकी रहमो रमा तो वही है, रहमो करम करने वाली वही है।
तो उनको उम्मीद है कि 5 साल के बाद हालात फिर बदलेंगे और फिर से बॉर्डर क्रॉस करके वापस आएंगे। चलिए, जिस तरह से अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, अंडों से हमला हुआ, लोगों ने उनके साथ मारपीट करी, ये किसी तरह से जायज़ नहीं है लोकतंत्र के अंदर। लेकिन जब बात चल पड़ी अभिषेक बनर्जी से आगे, तो हमने पूरी बंगाल की बात कर ली, वहाँ पर किस तरह से क्लब सिस्टम चलता था, लोग कितने परेशान थे, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो। तो हमने वो तमाम बात करी जो बंगाल के अंदर फ़िलहाल जो मुद्दा अभी चल रहा है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।